अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम अरसलान जाहिद खान है और मैं आज आपसे पॉलिटिकल पोलराइजेशन या पोलराइज्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बात करूंगा। मैं इस टॉपिक पे पहले अपनी एक ब्रीफ वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने सिर्फ कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया था। आज मैं इसके इम्पैक्ट्स पे और सॉल्यूशंस पे भी आपसे बात करूंगा। हम पिछले एक साल से देख रहे हैं, जब से पिछली गवर्नमेंट को डिस्प्लेस किया गया और एक नई गवर्नमेंट वजूद में आई पाकिस्तान में, तब से पाकिस्तान में एक पॉलिटिकल कैओस चल रहा है। इस कैओस को दरअसल कहते हैं पोलराइज्ड पॉलिटिक्स। इसका मतलब है कि जब किसी मुल्क में सियासी जमातें और उस मुल्क के रियासती अदारे मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स पे खड़े हों और वो अपने पर्सनल और वेस्टेड इंटरेस्ट कंप्रोमाइज करने को तैयार ना हो और उससे पाकिस्तान या किसी मुल्क के नेशनल इंटरेस्ट कंप्रोमाइज हो रहे हों, तो उस कॉन्सेप्ट को पॉलिटिकल पोलराइजेशन कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस पूरे पर्सपेक्टिव में हमें ये पोलराइजेशन कैसे नजर आती है। अभी चंद दिनों में ही हमने देखा कि किस तरह गवर्नमेंट और ऑपोजिशन के दरमियान क्लैशेस इरप्ट हुए और पुलिस और अवाम आमने सामने आ गई। इसका मकसद सियासी जमातों के अपने पर्सनल इंटरेस्ट को फुलफिल करना होता है। इसके सबसे बड़े नुकसान अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन की वजह से आज तक प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशंस नहीं हो पाई। पाकिस्तान के की इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हो पाए, जिसमें कालाबाग डैम एक बहुत अहम मिसाल है। कालाबाग डैम की कंस्ट्रक्शन को आज तक इसीलिए यकीनी नहीं बनाया गया क्योंकि सिंध, केपीके और पंजाब के इंटरेस्ट हैं और इन तीनों सूबों में ऐसी जमातें परसिस्ट करती हैं जिनके इंटरेस्ट सिर्फ सूबायत से लिंक्ड हैं, जो प्रोविंशियलिज्म की बात करती हैं, जो एक खास एथनिसिटी की बात करती हैं। और ये तीनों जमातें इन तीनों सूबों के अंदर एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन हो जाए जहां सियासी जमातें अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रही हों, दूसरी तरफ रियासती अदारे अपने इंटरेस्ट परस्यू कर रहे हों, वो पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर इंटरवीन कर रहे हों और पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसी कोई गुंजाइश पैदा ना हो जहां पर इन तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स के दरमियान हार्मनी क्रिएट की जा सके, कोएग्जिस्टेंस क्रिएट की जा सके, तो उसे हम बदतरीन किस्म की पॉलिटिकल पोलराइजेशन समझते हैं। इस पॉलिटिकल पोलराइजेशन से पाकिस्तान ने बहुत नुकसान उठाया। आज हम इकोनॉमिकली बैंकरप्ट हो चुके हैं। टेक्निकल बुनियादों पे पाकिस्तान आज बैंकरप्ट हो चुका है और वो सिर्फ इस वजह से कि इन सियासी जमातों ने कभी भी वायबल और सस्टेनेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने की तरफ तवज्जो नहीं दी। इन्होंने कभी भी गवर्नेंस को बेहतर करने की कोशिश नहीं की, जिसकी वजह से आज हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 161 पर पहुंच चुका है। और अगर इसके साथ साथ हम डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी बहुत नीचे हैं। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में हम टॉप पे हैं, जहां पर पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत आसान हो चुकी है। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन के इस कॉन्सेप्ट के पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल स्फीयर्स पे बड़े संगीन किस्म के इंपैक्ट्स हैं। अब इस मसले को हम हल कैसे कर सकते हैं? इसके लिए पहली बुनियादी चीज ये है कि हम पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी को यकीनी बनाएं और इस मकसद से एक रबस्ट किस्म का, स्ट्रांग किस्म का पॉलिटिकल डायलॉग और कंसेंसस बिल्डिंग होनी चाहिए तमाम पॉलिटिकल एक्टर्स के दरमियान। हमें सिविल सोसाइटी को स्ट्रांग बनाना चाहिए, उन्हें एजुकेट करना चाहिए ताकि उनको अपने पॉलिटिकल राइट्स का अंदाजा हो और वो जिस सियासी जमात को भी वोट दें पहले उनके मैनिफेस्टोस को देखें। हमें सियासी जमातों में इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने की जरूरत है ताकि सियासी जमातों के अंदर डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रमोट की जाएं। यहीं से असल बुनियाद पड़ेगी डेमोक्रेसी की। हमें एक स्ट्रांग लोकल गवर्नमेंट सिस्टम की जरूरत है
और इसके साथ साथ हमें तालीमी अदारों में स्टूडेंट यूनियंस की ज़रूरत है, जो ज़ियाउल हक साहब ने अपने दौर में बैन कर दी थी। ये स्टूडेंट यूनियंस और ये डेवोल्यूशन ऑफ पावर विद लोकल गवर्नमेंट, ये निचली सतह पर जाकर एक आम आदमी को मौके फराहम करती है कि वो पाकिस्तान के पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा बन सके। तो पॉलिटिकल पोलराइजेशन को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ रियासती अदारे और सियासी जमातों को, बल्कि पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी को अपना एक अहम किरदार अदा करना चाहिए। खुदा न खास्ता अगर हम इसमें फेल होते हैं तो पाकिस्तान तबाही के दहाने पे होगा। और अब भी जो हम सूरत हाल फेस कर रहे हैं, इसके पीछे यही तमाम अनासर हैं जिन्हें दुरुस्त करने की बहुत जल्द से जल्द ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।